हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार होती है। धातुओं की प्राप्ति में हमने 3 चरण पढ़े। सबसे पहला था अयस्कों का समृद्धीकरण, सेकंड था धातु का निष्कर्षण। धातु के निष्कर्षण में सबसे पहले कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, उसके बाद मध्यम क्रियाशील धातुओं का, तथा लास्ट में अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। आज चरण 3 पढ़ेंगे, धातु का परिष्करण, अर्थात धातु का परिष्करण किस प्रकार होता है। तो धातुओं के परिष्करण के लिए धातु में से अपद्रव्य को हटाने के लिए जो सबसे उपयोगी विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं आगे। धातुओं का परिष्करण चरण नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड चरण पीछे वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। धातुओं का परिष्करण, अर्थात जो धातु प्राप्त हुई है उसका शुद्ध रूप, धातु को शुद्ध करने की विधि परिष्करण। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी विधि है वो विद्युत अपघटनी परिष्करण है। तो इसमें लिखेंगे धातुओं को, धातुओं के अपघट्य में से धातुओं से अपद्रव्य को हटाने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है विद्युत अपघट्य परिष्करण कहलाती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी विधि है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो विद्युत अपघट्य परिक्षरण है। इसमें क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगा। फर्स्ट पॉइंट है, जब विद्युत अपघट्य विधि में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, अपघट्य, अशुद्ध धातु का जो अपघट्य है वो इसमें घुलने लगेगा। अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगा। फर्स्ट चरण में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगा। फिर सेकंड नंबर पे उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पे निक्षेपित हो जाएगा। उसी समय अपघट्य में से शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। कैथोड ऋणात्मक सिरा होता है, नेगेटिव, और धातु होती है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव सिरे के ऊपर निक्षेपित होगी। आगे क्या होगा, सबसे पहले विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगा। उसके बाद उस अपघट्य में से शुद्ध धातु वो कैथोड पे निक्षेपित हो जाएगा। उसके बाद जो अविलेय अशुद्धियां बचेंगी वे एनोड तली पर निक्षेपित हो जाएंगी, जिसे एनोड पंख कहेंगे। थर्ड नंबर पे जो अविलेय अशुद्धियां बचेंगी, अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो
होती हैं जिसे जहां ये अशुद्धियां निक्षेपित होंगी उसे एनोड पंख कहा जाता है। एनोड पंख कहते हैं। जो अविलेय अशुद्धियां बचेंगी, ये धातु कैथोड पे निक्षेपित होगी तो अविलेय अशुद्धियां पॉजिटिव चार्ज एनोड तली पे निक्षेपित होंगी। ये जहां निक्षेपित होंगी उसे एनोड पंख कहेंगे। अब अपन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कॉपर एक धातु है तो Cu+ आयन बनाएगी। एनोड पे क्या होगी, कैसी अभिक्रिया होगी, Cu धातु है, एनोड पे अभिक्रिया Cu धातु Cu+2 तथा 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगी। एनोड पर क्या होगा, Cu धातु 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगी और कैथोड पे यही अभिक्रिया Cu+2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, जब इस Cu धातु में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आप तो ये Cu कॉपर में चेंज हो जाएगी वापस से। अब जो ऊपर वाली प्रोसेस अपन ने पढ़ी धातुओं का परिष्करण, इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक बीकर है, इसमें ये 2 टेस्ट ट्यूब ले रखे हैं। इनके ऊपर सर्किट बनाएंगे। यहाँ से ये कुंजी लगी हुई है, इस कुंजी के पास ये सेल है। अब ये सर्किट कंप्लीट, कुंजी और सेल। अब ये है कैथोड सिरा, कैथोड पे किस प्रकार की अभिक्रिया थी, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा Cu, ये लिखा हुआ था। ये कैथोड है, ये एनोड, पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जब धातु को अपद्रव्य में से हटाएंगे तो सबसे पहले जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघट्य में घुलने लगेगी। ये यहाँ पे अपघट्य है, तो जो अशुद्ध धातु है वो तो इसमें घुल जाएगी। फिर क्या होगा, उसी समय अपघट्य में से शुद्ध धातु कैथोड पे निक्षेपित होगी। जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पे निक्षेपित हो जाएगी। ये है शुद्ध धातु और ये था कैथोड सिरा, यहाँ निक्षेपित होगी। फिर जो अविलेय अशुद्धियां हैं वे एनोड तली पे निक्षेपित हो जाएंगी। ये एनोड की तली है, ये एनोड का पॉजिटिव सिरा है, यहाँ अविलेय अशुद्धियां यहाँ निक्षेपित हो जाएंगी। इसे एनोड पंख कहेंगे। ये है एनोड पंख और इसमें ये अशुद्धियां हैं, ये एसिडिक वो है एसिडिक सॉल्यूशन। हम इस डायग्राम के माध्यम से इस उपयुक्त अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। जब कैथोड सिरे पर शुद्ध धातु का निक्षेपण होगा तथा अविलेय अशुद्धियां हैं वे एनोड सिरे के नीचे तली में एकत्रित हो जाएंगी, जिसे एनोड पंख कहेंगे। ये था धातुओं की प्राप्ति के तीनों चरण। यहाँ समाप्त होती है धातुओं की प्राप्ति। आगे हम पढ़ेंगे संक्षारण कि धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आने से संक्षारित होने लगती हैं। तो इन्हें संक्षारण से बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना होगा और किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में। धातुओं की प्राप्ति के बाद नेक्स्ट पॉइंट है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं कि जब धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आके संक्षारित होने लगती हैं, अर्थात कमजोर हो जाती हैं, टूटना प्रारंभ कर देती हैं, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। धातुएं अपने आसपास अम्ल, वायु तथा
आर्द्रता के संपर्क में आकर आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित होने लगती हैं। यह प्रक्रिया संसारण कहलाती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। क्या होता है, धातुएं अपने आसपास अम्ल, वायु तथा आर्द्रता के संपर्क में आकर संसारित हो जाती हैं, टूटना प्रारंभ कर देती हैं। यह प्रक्रिया संसारण कहलाती है। जैसे सिल्वर, चांदी जो है उसको है वायु की उपस्थिति में काली पड़नी शुरू हो जाती है, ब्लैक कलर आ जाता है चांदी के ऊपर। उसी प्रकार कॉपर है, वो आर्द्र CO के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाते हैं। एग्जाम्पल है सिल्वर Ag, चांदी वायु की उपस्थिति में या वायु से अभिक्रिया करके, कुछ भी लिख सकते हैं, वायु की उपस्थिति में या वायु से अभिक्रिया करके काला हो जाता है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर आर्द्र CO के साथ आर्द्र कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कॉपर है, ये CO के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगा, हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट बनाता है। हरे रंग की एक ऊपर परत जमा हो जाती है। कॉपर आर्द्र कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके या की उपस्थिति में हरे रंग की परत बनाता है। जिसे कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। जिसे कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। इससे क्या होता है, जो सिल्वर के ऊपर ये काले रंग का काली परत जमा हो जाती है, जिससे सिल्वर धातु संसारित हो जाती है। उसी प्रकार कॉपर पे हरे रंग की परत आ जाती है, कॉपर कार्बोनेट, तो कॉपर धातु भी संसारित होती है इससे। आगे है लोहा। लोहा आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर वह भूरे रंग की परत बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। लोहा आर्द्र वायु है नमी युक्त वायु, आर्द्र वायु की उपस्थिति में भूरे रंग की परत बनाता है। जिसे जंग कहा जाता है। जंग कहा जाता है। जो लोहे की वस्तुओं के ऊपर हल्के भूरे रंग की परत आ जाती है उसे जंग कहा जाता है, जिससे लोहा संसारित हो जाता है। आगे ये तो थी संसारण। संसारण क्या होता है, धातुएं अपने आसपास अम्ल, वायु तथा आर्द्रता के संपर्क में आकर संसारित होने लगती हैं। यह प्रक्रिया संसारण कहलाती है। जब धातुएं टूटना, विघटित होना प्रारंभ कर देंगी, उस प्रक्रिया को संसारण कहा जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सिल्वर Ag जो है वो वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत आ जाती है। कॉपर है वो आर्द्र कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में, आर्द्र कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तभी अभिक्रिया होगी। इसकी उपस्थिति में हरे रंग की परत जमा हो जाती है कॉपर धातु के ऊपर, जिसे क्या कहेंगे, कॉपर कार्बोनेट। उसी प्रकार लोहा आर्द्र नमी युक्त वायु की उपस्थिति में भूरे रंग की परत बनाता है। इस भूरे रंग की परत को जंग कहा जाता है, जो लोहे को संसारित करती है। आगे अपन पढ़ेंगे कि संसारण से सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है।
इन धातुओं को संसारित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो संसारण से सुरक्षा के लिए 2-3 बेस्ट ट्रिक हैं, जिनमें है धातुओं को संसारण से बचाने के लिए अलग अलग विधियां हैं। पहली विधि है पेंट करके, धातु के ऊपर पेंट करके अपन उसको संसारित होने से बचा सकते हैं। दूसरी है तेल लगा के, यसत लेपन करके, यसत लेपन है दूसरी धातु की परत चढ़ाना, यसत लेपन। क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बना के, मिश्र धातु एक से अधिक 2 धातुएं एक साथ मिक्स करके उनका यूज करना। इस प्रकार संसारण से सुरक्षा की जा सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे संसारण से सुरक्षा। संसारण से सुरक्षा। संसारण से सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है? संसारण से सुरक्षा के लिए धातुओं को संसारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। तो चलो लिखें, धातुओं को संसारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी है विधियां? जैसे पेंट करना, पेंट करके धातु को संसारित होने से बचा सकते हैं। दूसरा है तेल लगा के, तेल लगाना या यसत लेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन से, एनोडीकरण करके या फिर मिश्र धातु बना के। ये सभी विधियां हैं जिनसे धातुओं को संसारित होने से बचाया जा सकता है। पहला है पेंट करके, सेकंड है तेल लगा के, थर्ड है यसत लेपन द्वारा, फोर्थ है क्रोमियम लेपन से, फिफ्थ है एनोडीकरण और सिक्स्थ है मिश्र धातु बना के। ये सभी अलग अलग प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे यसत लेपन। यसत लेपन किसे कहते हैं, तो किस प्रकार किया जाता है? यसत लेपन जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यसत लेपन होता है जब लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और इसी प्रक्रम को यसत लेपन कहते हैं। जब लोहे की धातुएं और इस्पात की, लोहे व इस्पात के ऊपर जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर, इनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस जिंक की परत को ही जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया यसत लेपन कहलाती है। यह प्रक्रिया यसत लेपन कहलाती है। क्या होता है, जब लोहे की धातुएं हैं, लोहे की कोई वस्तुएं हैं, लोहे धातु की और इस्पात की, उनके ऊपर जो जंग लगता है, उस जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, उनके ऊपर जिंक की परत कोटिंग की जाती है, जिंक धातु की। तो जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, और जो ये जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसी प्रक्रिया को यसत लेपन कहा जाता है। आगे सेकंड पॉइंट है मिश्र धातु बनानी। मिश्र धातु किस प्रकार बनेगी? यह 2 या 2 से अधिक, या तो 2 धातुएं मिलकर या एक धातु और एक अधातु मिलकर, इनका जो समांगी मिश्रण होता है, उससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। देखो मिश्र धातु
जब दो या दो से अधिक धातु प्लस धातु या तो दोनों धातु धातु ऐड होंगे एक साथ में, या फिर एक धातु और एक अधातु, दो या दो से अधिक धातु या धातु प्लस धातु तथा धातु प्लस अधातु का सममांगी मिश्रण जब दो धातुएं या एक धातु एक अधातु का सममांगी मिश्रण अर्थात दोनों जो कंपाउंड है वो समान मात्रा में उपस्थित हो, सममांगी मिश्रण होता है, इसे मिश्र धातु, इससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। इससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। जैसे दो धातुएं कौन सी लेंगे और एक धातु एक अधातु कौन सी लेंगे। धातुएं जैसे लोहा और कार्बन ले लेंगे, तो लोहे और कार्बन से क्या होगा, कार्बन कठोर लोहा बनेगा, और लोहा निकल और क्रोमियम से इस्पात मिश्र धातु है। जैसे एग्जाम्पल इस्पात किस किस से मिलकर बनाता है, लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये तीनों धातुएं मिलकर इस्पात का फॉर्मेशन करती हैं। दो या दो से अधिक धातुएं हो गई ना, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से इस्पात मिश्र धातु का निर्माण हुआ है। सेकंड है पीतल, कॉपर और जिंक से, पीतल है, कॉपर और जिंक मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। ये दो मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल थे। पहले अपन ने पढ़ा संसारण किसे कहते हैं, जब धातुएं अम्ल और आर्द्रता और वायु के संपर्क में आती हैं तो संसारित होना प्रारंभ कर देती हैं और इसे संसारण कहा जाता है। और संसारण से सुरक्षा किस प्रकार की जाती है, पेंट करके, तेल लगा के, ये संलेपन द्वारा, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण और मिश्र धातु बना के। इसमें से पेंट करना, तेल लगाना नॉर्मल प्रक्रिया है सभी। दो डिफिकल्ट हैं, फर्स्ट है संलेपन और सेकंड है मिश्र धातु। ये संलेपन किस प्रकार होते हैं, जब लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए इनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, यह प्रक्रिया ये संलेपन कहलाती है। उसी प्रकार मिश्र धातु का निर्माण किस प्रकार होता है, जब यह दो या दो से अधिक धातु प्लस धातु तथा धातु या अधातु का जो सममांगी मिश्रण है उससे मिलकर मिश्र धातु का निर्माण होता है। उदाहरण है इस्पात और पीतल। इस्पात लोहा, निकल और क्रोमियम से मिलकर बनता है, और पीतल है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर अपना यहीं फिनिश होता है, धातु और अधातु वाला। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।